हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 10th का मैथ का एक मॉडल पेपर। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 10th में टोटल 100 नंबर्स में 30 नंबर का मैथ में प्रैक्टिकल आपको स्कूल से मिल जाता है। बचे हुए जो 70 नंबर्स हैं, उन 70 नंबर्स में जो 20 नंबर्स हैं वो आपके MCQs आते हैं, यानी OMR सीट आपको फिलअप करने के लिए दी जाती है। जो पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं बहुविकल्पी के तौर पे, उन 20 प्रश्नों को आपको OMR सीट पर जो ऑप्शन सही होगा उसे आपको फिल करने पड़ते हैं। तो उन 20 प्रश्नों में से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से हमें लगे, उनमें से कुछ प्रश्न हमने स्टार्टिंग में बोर्ड पर 7 क्वेश्चन को ही लिखने भर की जगह थी, तो उन्हीं को हमने यहाँ पे लिखा है। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इसको इरेज करने के बाद लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है, यानी 144 दिया गया है। इस 144 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो सिंपल आप जानते होंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इसे 2 से पहले आप इसे कटाएंगे तो 2 7 14 और 2 दूना के 4 होगा। पुनः 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 होगा और 2 छक्का 12 हो जाएगा। पुनः 2 से इसे कटाएंगे तो ये 2 1 कम 2 और 2 8 16 होगा। 18 को पुनः आप कैंसिल कराएंगे 2 से तो 2 9 18 होगा और 3 से इसे कटाएंगे तो 3 1 कम 3 3 9 और 3 से पुनः 3 1 कम 3। तो ये आपसे पूछा है कि 2 की घात कितनी होगी इसमें। तो देखिए, इसे जब आप लिखेंगे इस तरह से 144 के अभाज्य गुणनखंडों को, तो इसे आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। कितने 2 आपके पास हैं? तो 4 2 आपके पास हैं और 2 आपके पास 3 हैं। तो इनको घात के रूप में यदि लिखा जाए 2 को, तो 2 पे आएगा 4 घात और 3 पे आएगा 2 घात। यानी सिंपल यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 में घातों की जो संख्या होगी वो 4 होगी। कितनी? 4। तो ऑप्शन नंबर पहले में ही 4 दिया है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख रखा बोर्ड पर, 1/cos कोसेक थीटा का अधिकतम मान है। यानी ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दे रखा है 1/cos कोसेक थीटा। अब यदि आपको कोसेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यूज़ नहीं पता है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। कोसेक 1/cos कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ये आपको पता होगा। और 1/sec सेक थीटा होता तो कास थीटा और 1/cot कॉट थीटा होता तो टेन थीटा। तो 1/cos कोसेक थीटा साइन थीटा होगा और साइन थीटा का आपको पता है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। तो साइन का महत्तम मान 1 होता है और मिनिमम मान की यदि बात की जाएगी तो मिनिमम मान कितना होगा? -1। कहेंगे कैसे जानेंगे? तो सिंपल आप साइन का कोई सा वैल्यूज़ ले लीजिए, कोई सा एंगल। फॉर एग्जांपल के लिए साइन 30 आप लेते हैं तो इसका मान आएगा 1/2। साइन यदि आप 40 लेते हैं तो इसका मान आएगा 1/√2। अब 1/2 का जो वैल्यू जाएगा ये तो 0.5 आएगा। अब 1/√2 को यदि आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √2/2 यानी 1.414 डिवाइड बाई 2। इसे कैंसिल कराएंगे तो 0.707 आएगा। यानी आप कोई सा वैल्यू ले लीजिए, इसका मान साइन 90, जो साइन 90 का वैल्यूज होता है 1 होता है, इससे बड़ा नहीं आ सकता है। चाहे वो आप 1000 2000 1 करोड़ कुछ भी ले लीजिए, तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा वो 1 होगा और मिनिमम वैल्यूज पूछेगा तो वो -1 होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा था 1/cos कोसेक थीटा, इस बात का मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही आसान क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा टफ आएंगे, ना ही बहुत ही ज़्यादा आसान आएंगे। कुछ लॉजिक बेस पर भी होंगे और कुछ आपको थोड़े से टफ भी लगेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहा है यहाँ पे कि एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक 3 2 3 4 2 2 तथा 5 है। इसमें बहुलक है। आपसे पूछा है कि बहुलक कितना है इसमें। तो बहुलक क्या होता है? दिए गए जो आपके पास डाटा हैं, दिए गए जो आपके पास आंकड़े हैं,
इन आंकड़ों में जो अंक की पुनरावृत्ति, जिस अंक की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है या जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है, वही उस दिए गए आंकड़े का बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखिए कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो 3 है आपके पास, ये 2 बार आया है। 2 को यदि आप गिने तो 2 आपके पास 3 बार आया है, 4 एक बार है, 5 आपका भी एक ही बार है। तो सबसे ज़्यादा बार आपका 2 आया है। तो जिस ऑप्शन में 2 होगा वहीं इसका बहुलक होगा। तो पहले ऑप्शन में 2 दिया है तो यही आपका बहुलक होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ऑप्शन 2 दिया है, वहीं आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं, को हम इरेज कर देते हैं। आपसे कह रहा है चौथे क्वेश्चन में कि यदि समीकरण 2x² + 3x - m = 0 का एक मूल -1 है तो m का मान बताइए। अब ये मूल -1 दिया है, इस बात का क्या मतलब है। 2x² + 3x - m = 0 एक इक्वेशन दे रखा है और इसका एक मूल -1 है। मूल -1 होने का मतलब कि ये जो मान निकाला गया होगा -1, वो इसी, चूँकि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण यदि है तो इसके कितने हल या कितने मूल आएंगे, तो 2 मूल आएंगे, उनमें से एक मूल -1 है। ये इसी इक्वेशन से ही निकाला गया होगा और यदि ये -1 इसका मूल होगा तो इसे आप इस दिए गए इक्वेशन में रखेंगे तो ये इसे संतुष्ट करेगा, क्योंकि इसी से निकाला गया है। तो जैसे ही x के प्लेस पर आप -1 यहाँ पुट करेंगे, ये टोटल जहाँ जहाँ अननोन क्वांटिटी x होगी उसके प्लेस पर -1 रखते ही आपको m का वैल्यू आसानी से क्या होगा, मिल जाएगा। तो रखते हैं इसमें 2 × x के प्लेस पर -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 -m = 1। 2 × -1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 हो जाएगा, -m = 0। यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉरी प्लस इंटू माइनस इक्वल माइनस आएगा यहाँ पे। यहाँ 2 ऋण 3, 2 ऋण 3 कितना आएगा, ऋण 1 हो जाएगा, -m = 0। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। m = कितना आ जाएगा, -1। तो जिस भी ऑप्शन में -1 होगा वो इसे संतुष्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन ही सही है जिसमें -1 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि रैखिक समीकरण युग्म 6x - 7y = 1 तथा 3x - 4y = 5 के हैं। यानी वो पूछना चाह रहा है कि ये जो समीकरण दिए गए हैं, इनके जो मूल आएंगे या इनके जो हल आएंगे वो एक होंगे या अनेक होंगे या कोई हल नहीं होगा, या ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी दिया है। तो देखिए 6x - 7y = 1 और सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 3x - 4y = 5। तो आपको सबसे पहले करना का होता है इसमें कि सारे डाटा को लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है। तो इसे बुलाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में -1, इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे -5 = 0। हमारे पास एक फार्मूला होता है ये पता करने के लिए कि दिया गया इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, यानी केवल एक ही हल है, या मल्टीपल सॉल्यूशन है, अनेक हल हैं, या फिर नन ऑफ दी सॉल्यूशन है, कोई हल नहीं है। ये जानने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है A1/A2 = B1/B2 और होता है C1/C2। यानी ये सब आप मान निकालोगे ना, A1/A2 फिर B1/B2 और C1/C2। ये A1, A2, B1, B2 और C1, C2 ये क्या होते हैं। तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 आपको सिंपल जो पहला वाला आपको इक्वेशन दिया गया होगा, उस पहले इक्वेशन में जो x का गुणांक होता है उसे A1 कहते हैं। पहले इक्वेशन में y का गुणांक B1 कहलाएगा
और पहले इक्वेशन में ही जो अचर पद आपके पास होगा उसे C1 कहते हैं। सेकेंड इक्वेशन में जो यक्स का गुणांक होगा उसे A2 कहते हैं, और y का गुणांक जो होता है उसे B2 कहते हैं, और अचर पद को हम C2 कहते हैं। यदि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा इस डाटा से, तो दिए गए इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दिए गए इक्वेशन का केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, और जो रेखा होगी वो प्रतिच्छेदी होगी, लाइक दिस। तो देखते हैं A1 का मान आपके सवाल में कितना दे रखा है। यहाँ से x का गुणांक पहले इक्वेशन से निकालेंगे तो ये 6 दे रखा है, और A2 का 3 दे रखा है, तो 6/3 कितना आएगा 3। B1/B2 निकालेंगे, विथ साइन लेंगे, यहाँ पे चिन्ह याद रखिएगा, यहाँ ऋण 4, तो ऋण से ऋण कटेगा, 7/4 आ जाएगा। जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो यहीं से आप बता सकते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण के केवल और केवल कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। यदि मान लो A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 आता, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 आता, तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, रेखा पैरेलल होगी। रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। और यदि समांतर रेखाएं हैं, यदि दो रेखाएं समांतर हैं, तो क्या इनका कोई भी ऐसा मान एक्स वाई का, इस समीकरण के एक्स वाई का ऐसा कोई भी मान क्या इसे संतुष्ट कर सकता है? जवाब है नहीं। कि इसका सॉल्यूशन, ये रेखा एक दूसरे को कोई काट ही नहीं रही है, जब तक काटेगी नहीं तब तक कोई भी सॉल्यूशन मिल नहीं सकता, तो ऐसे केस में कोई हल नहीं आता है। ठीक है। और यदि कहेंगे कि मान लीजिए तीनों इक्वल हो गए, तब जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो उसे कहते हैं समपाती रेखा, और ऐसे केस में अनेक या अपरिमित हल आते हैं। एक रेखा दूसरी रेखा के ठीक ऊपर होती है, ठीक है, इसको कहते हैं समपाती रेखा। और इसकी केस है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, उसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, उनकी तिर्यक ऊंचाई बताइए। यानी एक आपके पास क्या है, लंब वृत्तीय शंकु, शंकु को छिन्नक बनाया गया है। तो आपको पता होगा कि यदि ये मान लीजिए कोण है आपके पास, यदि ये कोण यानी शंकु, जैसे कि आप आइसक्रीम देखे होंगे, खाते भी होंगे गर्मी में, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि आधार वाली को, इसको मान लीजिए आप ना काट दिए नीचे वाली को, तब ये जो आकृति बनी ये आपकी क्या है, ये छिन्नक है, ये थ्रस्टम है, ठीक है। ग्लास समझ सकते हैं, आपकी जो बाल्टी है, बाल्टी वो भी क्या है, छिन्नक है। अब इसमें देखो, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, दो त्रिज्याएं हो जाएंगी और छिन्नक की होगी एक ही ऊंचाई, ये है छिन्नक की ऊंचाई। डाटा के हिसाब से ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी h बराबर हम लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर। उसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है, छोटी वाली जो त्रिज्या है, जो छोटी वाली त्रिज्या है, इसको R2 हम मान लेते हैं, जिसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो बड़ी वाली रेडियस है उसे R1 कंसीडर करते हैं, जिसका मान सवाल में 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछा है उस शंकु की, वो जो छिन्नक बना है उसकी तिर्यक ऊंचाई किसके बराबर है, यानी ये ट्रांसवर्सल हाइट जो आएगी उसे हमें क्या करना है, निकालना है। तो शंकु की तिर्यक, शंकु के छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है उसका फार्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आप इस सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट या तिरछी हाइट या तिरछी ऊंचाई का जो सूत्र होता है, L बराबर √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से सिंपल आप डाटा यहाँ रखेंगे तो h का वैल्यू सवाल में 16 दे रखा है, 16 का
वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग 256 होता है, प्लस R1 का मान है आपके केस में मतलब सवाल में 20 माइनस R2 का है 8, इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा 256 प्लस 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 12, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 6 और 4 10, 5 4 9, 1 हासिल 10, 2 1 3 1 4, यानी 400, और 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 20, यानी शंकु की जो स्लैंट हाइट आएगी यानी तिरछी हाइट ऊंचाई आएगी वो 20 सेंटीमीटर आएगी। तो ऑप्शन जिसमें 20 है वहीं सही है, तीसरा ऑप्शन 20 सेंटीमीटर दिया है, यही आपका सही ऑप्शन होगा। तो ये था आपका मेंसुरेशन से सवाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7वां देखते हैं। कह रहा कि k का मान है जिसके लिए समीकरण युग्म 3x - 4y + 7, 3x - 4y + 7 = 0 तथा kx + 3y - 5 = 0 का कोई हल नहीं होगा। देखिए अभी आ गया कि कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तो मैंने अभी बताया था इससे पिछले वाले में सवाल में कि यदि कोई दो समीकरण दिया है, दो रेखाएं दी हैं, उनका कोई समीकरण नहीं होगा तो ये ऐसा कब पॉसिबल है, जब a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ पा रहे हो, यानी दो रेखाएं जब समांतर होंगी, दो रेखाएं जब समांतर होंगी तब के केस में कोई भी हल नहीं आता है। दो रेखाएं जब समांतर होंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, और ऐसे केस में वो दोनों की दोनों रेखाएं समांतर कहलाती हैं। देखो तो मान निकालते हैं। कह रहा है कि वो k का ऐसा कौन सा मान लिया जाए जिसके लिए दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, अर्थात इसका कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ मान रखते हैं a1/a2 यानी 3/k बराबर, यहाँ से मान रखेंगे -4/3, और ये बराबर नहीं होगा किसके 7/5 के। तो हमें यहाँ से मान लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अननोन क्वांटिटी तो मेरी यहीं से ही निकल जाएगी, तो थर्ड वाले को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k यहाँ जाएगा और 4 यहाँ आएगा, तो सिंपल यहाँ से आ जाएगा 3 3 9 और 4 नीचे आएगा ऋण 4, तो ऋण ऊपर चला जाएगा, तो k का मान आएगा ऋण 9/4। ऑप्शन नंबर 1 में ही 9/4 दे रखा है विथ निगेटिव साइन के साथ, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये आपको कंडीशन यदि याद होगा तभी आप बता सकते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल होगा या नहीं होगा, या फिर अनेक हल होंगे, कब रेखा तिर्यक होगी, कब प्रतिच्छेदी होगी, कब समपाती होगी, कब उनके हल संगत होंगे और कब उनके हल असंगत होंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। तो उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करने, आपको इक्वेशन दिए रहेंगे, ये केसेज आपको पता होनी चाहिए, 3 केसेज कि यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो रेखा होगी प्रतिच्छेदी यानी तिर्यक, और इसका केवल एक ही हल होगा। और यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो ऐसे केस में रेखा होगी समांतर और इसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा, यदि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 होगा तो ऐसे केस में रेखा होगी समपाती और इसके अनेक हल होंगे, एक रेखा के ऊपर दूसरी वाली रेखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 है उसे स्टार्ट करते हैं।